नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। अनीमिया सीरीज के चैप्टर 3 में आज हम बात करेंगे कोजेस ऑफ अनीमिया, यानी कि अनीमिया होने के पीछे कौन कौन से कारण जवाबदार होते हैं, कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में यानी कि अनीमिया सीरीज के चैप्टर 2 में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ अनीमिया के बारे में। हमने अनीमिया के टोटल 13 प्रकारों के बारे में बात की थी। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे तो अनीमिया होने के पीछे बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितने प्रकार के अनीमिया उतने उसके कारण। तकरीबन अनीमिया के 400 से भी ज्यादा प्रकार होते हैं। अगर ब्रॉडर लेवल पर बात करें तो अनीमिया होने के पीछे मुख्यतः 3 कारण जवाबदार होते हैं। पहला है अनीमिया कोज्ड बाय ब्लड लॉस, दूसरा है अनीमिया कोज्ड बाय फॉल्टी और डिक्रीज्ड आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, तीसरा कारण है अनीमिया कोज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अब यह सभी प्रकारों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहला कारण है अनीमिया कोज्ड बाय ब्लड लॉस। जब भी हमारे शरीर में से जरूरत से ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो जाता है यानी कि खून बाहर निकल जाता है तो अनीमिया की स्थिति का निर्माण हो सकता है। ऐसे केसेस में हमारे शरीर के अंदर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है और अनीमिया की स्थिति का निर्माण होता है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से भी यह हो सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग में हमें पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारा खून बाहर निकल जाता है और हमें पता नहीं चलता है क्योंकि कोई एक्सटर्नल सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देता है। इंटरनल ब्लीडिंग के पीछे भी बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि सबसे पहला रीजन है कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशंस, जैसे कि अल्सर, हेमोरॉइड्स, गैस्ट्राइटिस, कैंसर इत्यादि। दूसरा रीजन है NSAID यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसे हम सामान्य भाषा में पेन किलर्स कहते हैं, जैसे कि एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की NSAID दवाइयों का बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग करता है, बिना सोचे समझे उसका सेवन करता है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तीसरा कारण है हेवी मेंस्ट्रुएशन। कुछ केसेस में महिलाओं को हेवी पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज्यादा मात्रा में खून निकल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी अनीमिया की स्थिति का निर्माण हो सकता है। चौथा रीजन है पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग, यानी कि सर्जरी करने के बाद अगर ब्लीडिंग होता है, अगर ब्लीडिंग रुकता नहीं और हेवी ब्लड लॉस हो जाता है तो एनीमिया की स्थिति का निर्माण होता है। दूसरा मुख्य कारण है अनीमिया कोज्ड बाय फॉल्टी और डिक्रीज्ड रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। जब भी हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाता है, या फिर कुछ कंडीशन में अगर पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स बन भी जाते हैं लेकिन फॉल्टी बनते हैं, जैसे कि उसके आकार में, साइज में, संख्या में एब्नॉर्मलिटी आती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और अनीमिया की स्थिति का निर्माण होता है। रेड ब्लड सेल्स का फॉल्टी प्रोडक्शन और डिक्रीज प्रोडक्शन कुछ इस प्रकार की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि बोन मेरो प्रॉब्लम्स, पुअर डाइट, आयरन की कमी, विटामिन जैसे कि विटामिन B12 और B9 की कमी, कुछ मिनरल्स की कमी, कुछ मेडिकल कंडीशंस, ओल्ड एज, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज, हेवी पीरियड्स, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, कुछ दवाइयों का ज्यादा सेवन, लीड पॉइजनिंग इत्यादि। तीसरा मुख्य कारण है अनीमिया कोज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जब भी हमारे रेड ब्लड सेल्स फ्रेजाइल हो जाते हैं, जब भी रेड ब्लड सेल्स ब्लड के साथ पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं और स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वह ब्रस्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और अनीमिया की स्थिति का निर्माण होता है। यह स्थिति बाय बर्थ भी हो सकती है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल कोजेस की वजह से भी हो सकती है। यह स्थिति के पीछे कुछ इस प्रकार के कोजेस, कुछ इस प्रकार के कारण जवाबदार हो सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज, स्प्लीन का एनलार्ज हो जाना, कुछ प्रकार के संक्रमण, टॉक्सिन्स फ्रॉम एडवांस लिवर एंड किडनी डिजीज, सीवियर हाइपरटेंशन, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कैंसर एंड ट्यूमर, सीवियर बर्न्स, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व प्रॉब्लम इत्यादि। तो यह थी जानकारी अनीमिया होने के पीछे कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में। आगे चैप्टर 4 में हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ अनीमिया, यानी कि अनीमिया होने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।